हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अरे कल हम लोगों ने क्या किया था भाई? रैंकिंग वाला तो खत्म हो गया था कल हमारा। ठीक है ना, नया टॉपिक स्टार्ट करना था। चलो ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा सा टॉपिक है। हालांकि मैंने आपको, हाँ जी, हाँ, अभी बताऊंगा, रुको, ठीक है ना। एक बार 15 मिनट बात कर लें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर दो आप लोग। ठीक है ना। आपके 10 मिनट प्रवचन चलने वाले, वो प्रवचन आपको सुनना है अच्छे से, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको काफी सारी चीजें करवा चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी एक बार प्रीवियस चीजों को नेक्स्ट चीजों के साथ कनेक्ट करवा दूं, फिर हम लोग चीजों को आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आपके पास अगला टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन को आप कह सकते हैं दिशा, और डिस्टेंस की बात करूं तो इसको कह सकते हैं दूरी। तो टॉपिक का जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा दिशा और दूरी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो आपने बचपन से सुना होगा कि हमारे पास डायरेक्शन टोटल 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यदि इन चारों डायरेक्शंस को मैं एक पेपर पर रिप्रेजेंट करूं, तो पेपर पर हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि सबसे टॉप में जो डायरेक्शन होगी उसका नाम होगा नॉर्थ, इसके जस्ट नीचे डायरेक्शन होगी जिसका नाम होगा साउथ, आगे की साइड जो डायरेक्शन होगी उसका नाम होगा ईस्ट, और पीछे की साइड जो डायरेक्शन होगी उसका नाम क्या होगा, वेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी डायरेक्शंस का सेंटर पॉइंट है। तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि यदि इस सेंटर पॉइंट से किसी भी पर्सन को नॉर्थ में जाना है तो वो पर्सन हमेशा ऊपर की साइड जाएगा। सेंटर पॉइंट से किसी को साउथ में जाना है तो वो पर्सन हमेशा नीचे की साइड जाएगा। सेंटर पॉइंट से किसी को ईस्ट में जाना है तो वो आगे की साइड जाएगा, और सेंटर पॉइंट से किसी को वेस्ट में जाना है तो वो पर्सन पीछे की साइड जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो चारों डायरेक्शंस मैंने आपको बताई है, ये चारों की चारों मेन डायरेक्शंस है। इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस और होंगी। या तो आप ये कह लो कि सब डायरेक्शन दो मेन डायरेक्शंस के बीच में होंगी, या फिर आप ये कह लो कि सब डायरेक्शन दो मेन डायरेक्शन से मिलके बनेंगे। जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसके मिड में जो डायरेक्शन बनेगी उसका नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये ईस्ट है, ये साउथ है, इसके मिड में एक डायरेक्शन होगी जिसका नाम होगा साउथ ईस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट है, इसके मिड में डायरेक्शन होगी जिसका नाम होगा साउथ वेस्ट। और ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, मिड में डायरेक्शन होगी जिसका नाम क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ना टोटल कि हमारे पास 4 तो मेन डायरेक्शन होंगी और 4 हमारे पास सब डायरेक्शन होंगी। तो टोटल डायरेक्शन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8। हमारे पास जो टोटल डायरेक्शन होगी वो 8 डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मान लो हमारे पास टोटल ये 8 डायरेक्शन तो है, ठीक है ना। ये लो, ऊपर वाली डायरेक्शन तुम्हारे पास नॉर्थ हो गई, ये आपके पास साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। ध्यान से सुनना आप लोग। सपोज करो मेरा फेस ना इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब यहाँ से घूमना स्टार्ट करो। तो ये मेरा राइट हैंड हो गया और ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। मुझे बोला गया कि भाई साहब राइट साइड में घूम जाओ, तो ये लो मैंने राइट साइड में घूमना स्टार्ट किया, और मैं इतना घूमा कि मैंने घूम घाम के मेरा फेस कहाँ पे कर लिया, सेम डायरेक्शन में कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैंने घूमना स्टार्ट किया होगा तो मेरा एंगल 0 डिग्री का रहा होगा, और जब मैं वापस घूम घाम के उसी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हूं तो मैं कितना डिग्री घूम चुका हूँ, 360 घूम चुका हूँ। तो एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग में यदि वह घूमना स्टार्ट करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, ठीक है। उस पर्सन ने क्या किया कि पर्सन यहां से खड़ा होके यहाँ पे आ गया, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं वह पर्सन कितने का एंगल बनाएगा, 90 का, ठीक है। पर्सन यहां से खड़ा होके यहाँ पे आ गया, तो मैं कह सकता हूँ पर्सन एंगल बनाएगा 90 प्लस 90, 180 का। पर्सन यहां से खड़ा होके यहाँ पे आ गया, तो पर्सन एंगल बनाएगा 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 का। और पर्सन वापस घूम घाम के उसी डायरेक्शन में पहुंच गया, तो वह कितने का एंगल बनाएगा, 360 का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ना कि 360 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमेशा 0 डिग्री के एंगल के बराबर होगा। कि या तो आप किसी भी पर्सन को 0 डिग्री घुमा लो, और या फिर आप किसी भी पर्सन को 360 डिग्री घुमा लो, डायरेक्शन कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। आगे सुनो, एक बात बताओ, ये एंगल आपके पास 0 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपके पास 90 का है, तो ये मिड वाला एंगल कितने का होगा,
45 का, लेकिन ये हमेशा 45 का रहेगा क्या? नहीं, ये 45 से ज्यादा भी हो सकता है, ये 45 से कम भी हो सकता है और ये एग्जैक्ट 45 का भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यदि हमें इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं दिया जाएगा तो हम जो बाय डिफॉल्ट एंगल मानेंगे वो कितने का मानेंगे? 45 का। ठीक है, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट तो हमारा ये कहता है कि ये एंगल 45 से ज्यादा भी हो सकता है, 45 से कम भी हो सकता है और एग्जैक्ट 45 भी हो सकता है। लेकिन यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और हमें यदि ये वाला एंगल गिवन नहीं होगा तो हम बाय डिफॉल्ट एंगल कितने का मानेंगे? 45 का। क्लियर है मामला? ठीक है, एक बात बताओ, मान लो आपके पास ये 90 डिग्री है और ये आपके पास 180 है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो बीच वाला एंगल बनेगा ये 90 प्लस 45 135 डिग्री का बनेगा। ये 180 है, ये 270 है, ये वाला एंगल 180 प्लस 45 225 डिग्री का बनेगा। ये वाला एंगल 270 है, ये आपके पास 360 है, ये वाला एंगल 270 प्लस 45 315 डिग्री का बनेगा। ये एंगल्स हमने कैसे बनाए, ये बात आपकी समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नेक्स्ट देखो आगे। एक बात बताओ, ये डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ है, ये डायरेक्शन आपके पास साउथ, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन हो गई है वेस्ट। ठीक है ना? सपोज करो ये सारी डायरेक्शंस का सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना? यहाँ पे मान लो कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो पर्सन सेंटर की साइड देख रहा है, तो मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कह सकता हूँ ना कि वो पर्सन कहाँ पे देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा और आपका जो फेस होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। भले ही आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करके बैठ जाओ, जैसे आप ऐसे फेस करके बैठ जाओ, भले ही आप ऐसे फेस करके बैठ जाओ, जैसे प्रेजेंट में ना हम लोग ऐसे फेस करके खड़े हुए हैं, तो हमारा जो फेस माना जाएगा वो हमेशा नॉर्थ में माना जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और ये हमारा कौन सा होगा? राइट हैंड होगा। तो ध्यान रखना है, हमारे कॉपी के पेज की ये वाली जो साइड होगी वो हमेशा राइट साइड होगी और हमारे कॉपी के पेज की ये वाली जो साइड होगी वो हमेशा कौन सी होगी? लेफ्ट साइड होगी। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो पर्सन खड़ा हुआ है उसका फेस भी नॉर्थ में है और हमारा फेस भी कहाँ पे होगा? नॉर्थ में होगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ना कि हमारे लेफ्ट और राइट और इस पर्सन के लेफ्ट और राइट कहाँ पे होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट होगा और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका राइट होगा। तो याद रखना है कंसेप्ट नंबर 1 कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिया जाएगा तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो हमेशा इस पर्सन का लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट होगा वो हमेशा इस पर्सन का राइट होगा। अरे क्लियर है मामला? दूसरी कंडीशन, इस पर्सन ने क्या किया, यहां से खड़ा होके ये पर्सन यहाँ पे पहुंच गया। अब एक बात बताओ, पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और सेंटर की साइड देख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्टली कहाँ पे देख रहा है? साउथ में। आपके पास कंसेप्ट पहला ये था कि यदि किसी पर्सन का फेस नॉर्थ में था तो जो आपका लेफ्ट है वो हमेशा इसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो हमेशा इसका राइट होगा। लेकिन यदि किसी पर्सन का फेस साउथ में होगा तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका क्या बनेगा? राइट, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका क्या बनेगा? लेफ्ट। साउथ फेसिंग में पर्सन के लेफ्ट और राइट और हमारे लेफ्ट और राइट हमेशा कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना? आप ये भी कह सकते हो कि यदि दो पर्सन के फेस आमने सामने होंगे तो उनके लेफ्ट और राइट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा आपके सामने वाले पर्सन का राइट होगा और जो आपका राइट होगा वो हमेशा आपके सामने वाले पर्सन का क्या होगा? लेफ्ट होगा। जैसे आप फेस करके बैठे हो ऐसे और मैं फेस करके खड़ा हुआ हूं ऐसे, आपको पता है कि जो मेरा लेफ्ट है वो आपका क्या है? राइट है, और जो मेरा राइट है वो आपका क्या है? लेफ्ट है। ठीक है ना? तो जहां पे पर्सन के फेस आमने सामने होंगे उनके लेफ्ट और राइट जस्ट कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट सुनो आगे। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि एक पर्सन है और पर्सन का नाम दिया है हमें रामू, और आपसे बोला है रामू ने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। ठीक है ना? कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रामू लेफ्ट साइड में घुमा है, उसके बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रामू राइट साइड में घुमा है, उसके बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रामू वापस से लेफ्ट साइड में घुमा है। अब आपसे ये पूछा है बताओ, इतना सब कुछ घूमने के बाद रामू का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन आपके पास है कि रामू ने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह लेफ्ट घूमा, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह राइट घूमा,
फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह लेफ्ट घूमा। आपसे बोला है इतना सब कुछ घूमने के बाद रामू का फेस किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हालांकि आंसर तो आप लोगों का आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप देखो क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से है। सबसे पहले ये बताओ, रामू ने चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है? नॉर्थ में। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ना, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जहां से रामू ने चलना स्टार्ट किया होगा। सपोज करो रामू ने चलना स्टार्ट किया है यहां से, तो यदि किसी पॉइंट से कोई पर्सन चलना स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा माना जाएगा सेंटर में। और आपको ये पता है कि यदि कोई पर्सन सेंटर में खड़ा है, उस पर्सन को नॉर्थ में जाना है तो हमेशा ऊपर की साइड जाएगा, साउथ में जाना है तो हमेशा नीचे की साइड जाएगा, ईस्ट में जाना है तो हमेशा आगे की साइड जाएगा, और वेस्ट में जाना है तो हमेशा पीछे की साइड जाएगा। एक बात बताओ, रामू को जाना किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। और नॉर्थ में जाना है तो ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड? ऊपर की साइड। तो ये लो, रामू कहाँ पे चला गया है? नॉर्थ में। अब एक बात बताओ, रामू नॉर्थ में जा रहा है, तो रामू का फेस नॉर्थ में होगा या फिर रामू का फेस साउथ में होगा? अरे रामू यदि नॉर्थ में जा रहा है तो रामू का फेस भी कहाँ पे होगा? नॉर्थ में। ऐसा तो है नहीं रामू शीर्षासन करके जा रहा है, ठीक है ना। रामू कैसा जा रहा है? सीधा सीधा जा रहा है। और जब रामू सीधा सीधा जा रहा है तो हमें पता लग गया रामू नॉर्थ में जा रहा है। और आपको ये पता है कि रामू यदि नॉर्थ में जा रहा है तो रामू का फेस भी कहाँ पे होगा? नॉर्थ में होगा। और जब रामू का फेस नॉर्थ में होगा तो हमारे लेफ्ट और राइट और पर्सन के लेफ्ट और राइट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो ये रामू का लेफ्ट होगा और ये रामू का क्या होगा? राइट होगा। अब आपसे ये बोला है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रामू कहाँ पे घूमा है? लेफ्ट। अब एक बात बताओ, लेफ्ट घूमा तो है, लेकिन लेफ्ट कितने डिग्री के एंगल पर घुमा है, कुछ पता है क्या? नहीं पता है। तो सुनो ध्यान से, यदि हमें किसी भी पर्सन के घूमने का कोई भी एंगल ना दिया जाए तो पर्सन हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो रामू लेफ्ट घूमेगा तो अपने लेफ्ट के हिसाब से, रामू राइट घूमेगा तो अपने राइट के हिसाब से। तो ये लो, रामू कहाँ पे घूम गया है? लेफ्ट। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ऊपर राइट होगा और नीचे क्या होगा? लेफ्ट होगा। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रामू कहाँ पे घुमा है? राइट। अब बताओ, रामू राइट घूमेगा तो ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड? अरे रामू को यहाँ से राइट घुमाना है, तो रामू राइट जाएगा तो ऊपर की साइड जाएगा, और लेफ्ट जाएगा तो कहाँ पे? नीचे की साइड। मैंने लिख दिया है, ऊपर राइट होगा और नीचे क्या होगा? लेफ्ट होगा। बताओ, रामू को जाना है राइट, तो राइट जाएगा तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड? ऊपर की साइड। तो ये लो, रामू कहाँ पे चला गया है? ऊपर की साइड चला गया। अब आपको पता है रामू यदि ऊपर की साइड जा रहा है तो रामू का फेस नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा? नॉर्थ में होगा। तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया है? राइट। फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रामू कहाँ पे घुमा है? लेफ्ट घुमा है। बताओ, लेफ्ट घूमेगा तो अपने लेफ्ट के हिसाब से या अपने राइट के हिसाब से? लेफ्ट के हिसाब से। तो लेफ्ट घूमेगा तो हमारे लेफ्ट के हिसाब से, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है रामू का फेस किस डायरेक्शन में है। आपको पता है रामू का फेस है पीछे की साइड, और आपको पता है पीछे वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट। तो मैं कह सकता हूँ रामू का फेस है किस डायरेक्शन में? वेस्ट। और ध्यान रखना, यहाँ पे रामू ने चलना बंद किया है तो मैं कह सकता हूँ ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया है? एंडिंग पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। यदि पर्सन चलना स्टार्ट करेगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और यदि पर्सन चलना बंद करेगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। तो आपसे पूछा है रामू का फेस किस डायरेक्शन में है, तो बताओ रामू का फेस किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में। लेकिन नहीं, अभी रुक जाओ, मेन मामला तुम्हारा यहीं से स्टार्ट होगा। आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि यार हमसे तो पूछा ही नहीं लेफ्ट कहाँ पे होगा, राइट कहाँ पे होगा। अपने दिमाग के हिसाब से लेफ्ट घुमा दिया, अपने दिमाग के हिसाब से राइट घुमा दिया। तो सुनो भैया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी किसी भी पर्सन को लेफ्ट या राइट घुमाने में। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमें कभी भी लेफ्ट और राइट के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है। और जब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोग लेफ्ट और राइट के हिसाब से सॉल्व नहीं करोगे, तो हमारे पास दो डायरेक्शन और होती है। एक डायरेक्शन जिसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन जिसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। अब समझो आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं दक्षिणावर्त डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम हिंदी में कह सकते हैं वामावर्त डायरेक्शन, ठीक है ना। अब सबसे पहला आप ये समझो कि क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। आपको बताने की नीड नहीं है, आपको सबको पता है
कि जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलेगी वो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलेगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। और जिस डायरेक्शन में घड़ी चलेगी उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको सबको पता है, सबके हाथ में घड़ी बंधी हुई है, ठीक है ना? आपको पता है घड़ी कैसे चलती है? टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे चलती है क्या? नहीं, तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे। तो ये डायरेक्शन तो कौन सी है? क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये वाली डायरेक्शन तो आपके पास कौन सी हो गई भैया? क्लॉकवाइज। और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना, रामू सबसे पहले नॉर्थ में गया था, वह सबसे पहले किस डायरेक्शन में घूमा था? लेफ्ट। देखो सबसे पहले कहां पे घूमा था? लेफ्ट। उसके बाद रामू कहां पे घूमा था? राइट, ठीक है ना? दोबारा कहां पे घुमा था? राइट। उसके बाद थर्ड राउंड में वो कहां पे घुमा था? लेफ्ट, ठीक है ना? थर्ड राउंड में कहां पे घूम गया? लेफ्ट। अब एक बात बताओ, लेफ्ट घुमा था तो ऐसे घुमा था, राइट घुमा था तो ऐसे घुमा था, और लेफ्ट घुमा था तो ऐसे घुमा था। अब ध्यान से देखो, जहां जहां पे लेफ्ट लिखा हुआ है डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और जहां पे आपको राइट दिख रहा है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो कहानी खत्म हो गई तुम लोगों की, ठीक है ना? आप ऐसे याद रख सकते हो कि यदि किसी पर्सन को मुझे राइट घुमाना है तो हम हमेशा उस पर्सन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और यदि किसी पर्सन को लेफ्ट घुमाना है तो हमेशा उस पर्सन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। सब कुछ भूल जाओ, आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि यदि किसी पर्सन को राइट घुमाना है तो हम उसे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, और यदि किसी पर्सन को लेफ्ट घुमाना है तो हम उसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो मुझे बताओ, यदि कोई पर्सन राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। यदि कोई पर्सन लेफ्ट घूमेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि कोई पर्सन घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है तो वह लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है? राइट घूम रहा है। यदि कोई पर्सन घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो लेफ्ट घूम रहा है, राइट घूम रहा है? लेफ्ट घूम रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको याद रखना है, यदि किसी पर्सन को राइट घुमाओगे तो पर्सन हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, और यदि किसी पर्सन को लेफ्ट घुमाओगे तो पर्सन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक का मामला क्लियर है आपका? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, चलो बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें से लिखना है तुम्हें कुछ? फोटो ले लो, चलो ले लो। हो गया? ठीक है। अब देखो, सपोज आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है, चलो बात कर लेते हैं एक बार। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक बंदा है, बंदे का नाम है नेहा, बंदी मान लो, ठीक है ना? एक लड़की है जिसका नाम है नेहा, और मान लो नेहा ने चलना स्टार्ट किया है साउथ। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह लेफ्ट घूमी है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह दोबारा लेफ्ट घूमी है। आपसे ये पूछा है, बताओ इतना सब कुछ घूमने के बाद नेहा का फेस किस डायरेक्शन में है? देखो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना? समझ लो ध्यान से। आपके पास कंडीशन है, नेहा ने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है? साउथ। सबसे पहले कहां पे घूमी है? लेफ्ट। एक बात बताओ, लेफ्ट घूमी होगी तो कितना डिग्री घूमी होगी? 90 डिग्री। उसके बाद दोबारा कहां पे घूमी है? लेफ्ट। लेफ्ट घूमी होगी तो फिर कितना घूमी होगी? 90। तो मैं कह सकता हूँ एक बार लेफ्ट घूमी है तो 90, दूसरी बार भी लेफ्ट घूमी है तो 90, तो टोटल कितना घूमी है? 90 प्लस 90 कितना घूमी है? 180। और आपको पता है 180 डिग्री का मतलब हमेशा कौन सी डायरेक्शन होती है? अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको अभी बताया था कि 180 का मतलब कौन सी डायरेक्शन होगी? अपोजिट। मतलब जो भी साउथ है हमें उसका क्या करना है? अपोजिट करना है। और आपको पता है साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ। साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। की इतना सब कुछ घूमने के बाद उसका फेस कहाँ पे होगा? नॉर्थ। कैसे होगा नॉर्थ, वो समझो। सपोज करो मेरा फेस इस डायरेक्शन में है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब एक बार राइट घूम जाओ, तो ये लो मैं एक बार राइट घूम गया। फिर मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब दोबारा भी राइट घूम जाओ, ये लो मैं दोबारा भी राइट घूम गया। बताओ मैं कितनी बार राइट घूम गया? दो बार। मेरा फेस सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सुनो, या तो कोई पर्सन लगातार दो बार लेफ्ट घूमे,
या फिर कोई पर्सन लगातार 2 बार राइट घूमे। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि या तो कोई पर्सन लगातार 2 बार लेफ्ट घूमे और या फिर कोई पर्सन लगातार 2 बार राइट घूमे। उसका स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में फेस होगा, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारा आंसर होगी। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि कोई पर्सन या तो 2 बार लेफ्ट घूमे या फिर कोई पर्सन 2 बार राइट घूमे, उसका स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में फेस होगा, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हमारा आंसर हो जाएगी। पहला मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। दूसरी बात सुनो, सपोज करो मेरा फेस ना इस डायरेक्शन में है, मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब एक बार लेफ्ट घूम जाओ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं एक बार कहाँ पे घूम गया? लेफ्ट। मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब दोबारा भी लेफ्ट घूम जाओ, ये लो मैं दोबारा भी लेफ्ट घूम गया। बताओ मैं कितनी बार लेफ्ट घूम गया? 2 बार लेफ्ट घूमने के बाद फेस कहाँ पे हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब तीसरी बार भी लेफ्ट घूम जाओ, ये लो मैं तीसरी बार भी लेफ्ट घूम गया। बताओ कितनी बार लेफ्ट घूम गया? 3 बार। ठीक है, 3 बार लेफ्ट घूमने के बाद मेरा फेस हो गया है इस वाली डायरेक्शन में। मैंने घूमना स्टार्ट किया था इस वाली डायरेक्शन से, तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ, भले आदमी आपने मुझे 3 बार लेफ्ट घुमाया, 3 बार लेफ्ट घुमा के परेशान किया, मुझसे ये भी तो कह सकते थे कि एक बार कहाँ पे घूम जाओ? राइट घूम जाओ। तो सुनो ध्यान से, एग्जामिनर आपसे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि पर्सन को 3 बार लेफ्ट घुमाओ, लेकिन मुझे पर्सन को 3 बार लेफ्ट घुमाने की बजाय एक बार कहाँ पे घुमाना है? राइट। क्योंकि 3 बार लेफ्ट घूमने के बाद जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन एक बार राइट घूमने के बाद होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यदि एग्जामिनर आपसे बोले कि 3 बार राइट घुमाओ, तो हमें 3 बार राइट ना घुमाने की बजाय एक बार कहाँ पे घुमाना है? लेफ्ट। क्योंकि 3 बार राइट घूमना हमेशा किसके बराबर होगा? एक बार लेफ्ट घूमने के बराबर होगा। ठीक है ना? दोबारा सुनो, सपोज करो मेरा फेस ना इस डायरेक्शन में है, मुझे ऑर्डर मिला कि भाई साहब एक बार लेफ्ट घूम जाओ, तो मैं एक बार लेफ्ट घूम गया। फिर ऑर्डर मिला कि भाई साहब अब एक बार राइट घूम जाओ, अब मैं एक बार राइट घूम गया। एक बार लेफ्ट घूमा, फिर एक बार राइट घूमा। मेरी डायरेक्शन में कोई भी डिफरेंस आया है क्या? नहीं। तो सुनो, यदि कोई पर्सन एक बार लेफ्ट घूमेगा, फिर वापस से एक बार राइट घूमेगा, तो उसकी डायरेक्शन में डिफरेंस कितने का आएगा? 0 का। और जहां पे डिफरेंस 0 का आएगा, वहां पे डायरेक्शन कैसी होगी? सेम। या फिर आप ये कह सकते हो, यदि कोई पर्सन 2 बार लेफ्ट घूमे, फिर 2 बार राइट घूमे, फिर भी डिफरेंस कितने का होगा? 0 का। कोई पर्सन 5 बार लेफ्ट घूमे, फिर 5 बार राइट घूमे, डिफरेंस कितने का होगा? 0 का। कहने का मतलब सीधा सही है कि यदि कोई पर्सन जितनी बार लेफ्ट घूम रहा है, यदि वह पर्सन उतनी ही बार राइट घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? सेम होगी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन सुनो, आपका डायरेक्शन वाला मामला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको ये पता है हमारे पास टॉपिक का पूरा नाम क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अभी हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो एग्जामिनर आप लोगों से डिस्टेंस पूछेगा, वो डिस्टेंस कितने टाइप की पूछ सकता है? ठीक है, तो सीधा सा आंसर है, एग्जामिनर हमसे 2 टाइप की डिस्टेंस पूछ सकता है। एक डिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि टोटल डिस्टेंस क्या होती है और डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है ना? तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, और डिस्टेंस को आप हिंदी में कह सकते हो दूरी। ठीक है ना? आपके पास 2 तरीके की डिस्टेंस पूछी जा सकती है, या तो आपसे पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस, और या फिर आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को दूसरी भाषा में कह सकता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट को दूसरी भाषा में कह सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लॉन्गेस्ट को दूसरी भाषा में कह सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस। इसको दूसरी भाषा में कह सकता है मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है ना? अब देखो भैया सुनो, या तो आपको टोटल नाम दिया जाए, या फिर आपको लॉन्गेस्ट नाम दिया जाए, या फिर आपको मैक्सिमम नाम दिया जाए, तीनों का मतलब कैसा होगा? एक जैसा होगा। या तो आपको डायरेक्ट नाम दिया जाए, या फिर शॉर्टेस्ट नाम दिया जाए, या फिर मिनिमम नाम दिया जाए, तीनों का मतलब कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा और डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल डिस्टेंस के बारे में। तो भैया समझो आप लोग टोटल डिस्टेंस होती क्या है। सपोज करो आप पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हो,
आपने अपनी स्कूटी में 50 रुपए का तेल भरवा लिया, उसके बाद आपने मीटर को जीरो कर लिया और आपने घूमना स्टार्ट किया, ठीक है ना। आप अजमेरी गेट गए, अजमेरी गेट से प्रताप नगर गए, प्रताप नगर से मतलब पूरे जयपुर में आपने क्या लगाया, चक्कर लगाया। जब आप घर पे पहुंचे तो आपने देखा आपकी स्कूटी 150 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो मीटर आपका 150 किलोमीटर शो कर रहा है वो उस स्कूटी द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस को शो कर रहा है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ स्कूटी को कोई लेना देना नहीं है, आप लेफ्ट गए राइट गए, कितनी बार लेफ्ट घूमे कितनी बार राइट घूमे, स्कूटी का मीटर आपको ये कह रहा है कि भैया आज आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो सुनो, टोटल डिस्टेंस का मतलब सीधा सा ये होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है, यदि उन सारी डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए तो उन दो पॉइंट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो जिन दो पॉइंट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है, यदि उन सारी डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए तो उन दो पॉइंट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। कैसे निकलेगी वो सुनो। मान लो आपके पास बोला है ए के साउथ में बैठा है बी और डिस्टेंस दे रखी है मान लो 10 किलोमीटर की। बी के ईस्ट में बैठा है सी, डिस्टेंस है मान लो आपके पास 20 किलोमीटर की। सी के साउथ में बैठा है डी, डिस्टेंस है मान लो 30 किलोमीटर की। डी के ईस्ट में बैठा है ई, डिस्टेंस है मान लो 40 किलोमीटर की। ई के साउथ में बैठा है एफ, डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर की, ठीक है। आपसे ये पूछा है ए से लेके एफ तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो आपसे पूछा है ए से लेके एफ तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो आपको पता है ए तो बैठा हुआ है यहाँ पे, एफ बैठा हुआ है आपका यहाँ पे, और ए से लेके एफ तक की टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, ए से लेके एफ तक जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है हम उन सारी डिस्टेंस को ऐड करना है। ए से लेके एफ तक डिस्टेंस ऐड करोगे तो कौन सी आएगी, ए से लेके बी तक 10 किलोमीटर, बी से लेके सी तक 20 किलोमीटर, सी से लेके डी तक 30 किलोमीटर, डी से लेके ई तक 40 किलोमीटर, ई से लेके एफ तक 50 किलोमीटर। यदि इन सारी डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो ए से लेके एफ तक की टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अरे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, समझ में आया आपके। मान लो हमसे डिस्टेंस पूछा है बी से लेके ई तक की, हमसे पूछा है बी से लेके ई तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी। तो सीधी सी बात है, बी से लेके और ई तक के बीच में जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है उन सबको ऐड करना है। तो बताओ बी से लेके ई तक, तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20, सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 30, और डी और ई के बीच में डिस्टेंस कितनी है 40। यदि इन सबको ऐड कर दिया जाए तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी बी और ई के बीच की। तो मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस का मतलब सीधा सा ये है कि जिन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस दे रखी है यदि उन सबको ऐड कर दिया जाए तो आपके पास टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाए। ये टोटल डिस्टेंस हमने कैसे निकाली, समझ में आ गया आपके, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन आपके पास बनेगी ना वो बनेगी डायरेक्ट डिस्टेंस की। अब या तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो और या फिर आप इसको ना शॉर्ट टेस्ट कह सकते हो, ठीक है ना। दोनों का मतलब कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो या तो आपको एग्जाम में शॉर्ट टेस्ट नाम दिया जाएगा और या फिर एग्जाम में आपको डायरेक्ट नाम दिया जाएगा। तो समझो आप लोग डायरेक्ट क्या होता है या फिर शॉर्ट टेस्ट क्या होता है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे सामने वाले पॉइंट को टच करके आना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं जाने के। पहला रास्ता ये है कि मैं यहाँ से इस वाले कोने पे जाऊं, इस वाले कोने से सामने वाले कोने पे जाऊं, फिर वहां से सामने वाले पॉइंट को टच करके आ जाऊं। एक रास्ता तो मेरे पास ये हो गया। दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि यहाँ से मैं सीधा सीधा जाऊं और सामने वाले पॉइंट को टच करके आ जाऊं। एक बात बताओ, यदि मैं ऐसे घूम फिर के जाऊंगा तो मुझे डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, और यदि मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो मुझे डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ेगी। क्या मेरे और सामने वाले पॉइंट के बीच में इससे छोटी और कोई दूरी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। यदि मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो बीच में कोई भी मोड़ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सीधी सी डेफिनेशन बन गई आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस की कि डायरेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जिसमें बीच में कोई भी मोड़ नहीं होता है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि डायरेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जिसमें कोई भी मोड़ नहीं होता है। अरे क्लियर है मामला, कैसे मोड़ नहीं होता है वो सुनो। मान लो ए से लेके और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो 15 किलोमीटर की है। बी से लेके सी तक के डिस्टेंस बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की। सी से डी के बीच में डिस्टेंस है मान लो 25 किलोमीटर की। और डी से लेके ई तक के बीच में मान लो डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर की।
अब आपसे ये पूछा है ए से लेके और ई तक के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगी। अब एक बात बताओ, मुझे ए से लेके और ई तक के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ डायरेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जिसमें कोई भी मोड नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, ए से लेके ई तक की यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो क्या इन दोनों के बीच में इससे छोटी और कोई दूरी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो मुझे जो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है ना ए और ई के बीच की, वो मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे वो सुनो। यहां से लेके और यहां तक के बीच की डिस्टेंस 15 है, यहां से लेके और यहां तक के बीच की डिस्टेंस 10 है, और सी से लेके डी तक के बीच की डिस्टेंस 25 है। यदि मैं सी और डी के पैरेलल एक डिस्टेंस बनाना चाहूं, तो मैं कह सकता हूँ इस वाली डिस्टेंस की जो दूरी है ना, वो इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये 25 है, तो ये भी कितनी होगी? 25। यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस यदि 10 है, तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 10। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान रखना है, आमने सामने की भुजाएं हमेशा कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। यदि ये वाली डिस्टेंस 10 है, तो ये भी कितनी बनेगी? 10 बनेगी। और ये वाली डिस्टेंस यदि 25 है, तो ये भी कितनी बनेगी? 25। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 15 और ये डिस्टेंस आपके पास 25, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 प्लस 25, इसकी दूरी कितनी हो गई? 40। ये डिस्टेंस आपके पास 20, सॉरी ये डिस्टेंस आपके पास 10, ये डिस्टेंस आपके पास 10 और ये डिस्टेंस आपके पास 20, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 30। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, कौन सी? पाइथागोरस। ये होता है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, जिसको आप कह सकते हो हाइपोटेनस। ठीक है ना? अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना? और हमें आपको पता है क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, आप किसी को भी मान लो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो मैं कह सकता हूँ मान लो परपेंडिकुलर मान लिया आपने 40 और बेस आपने कितना मान लिया है? 30। तो मैं कह सकता हूँ भैया 40 का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया है आपके पास? 30 का स्क्वायर। बताओ 40 का स्क्वायर कितना हो गया है? 1600, और 30 का स्क्वायर कितना हो गया है? 900। टोटल आपके पास कितना हो गया है? 2500। और ये वैल्यू है किसकी? एक्स स्क्वायर की। लेकिन आपको पता है हमें वैल्यू एक्स स्क्वायर की चाहिए, एक्स की चाहिए? एक्स की चाहिए। तो एक्स की वैल्यू लाने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे? रूट लगाओगे। तो एक्स बराबर कितना आएगा? नहीं, एक्स बराबर आएगा आपके पास प्लस माइनस 50। ध्यान रखना है, स्क्वायर हटा के यदि वैल्यू को रूट में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू हमेशा प्लस माइनस की आती है। लेकिन आपको पता है आपसे डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो सकती है क्या? नहीं, डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता। अब आपको पता है इस 50 के सामने प्लस लगाओ या फिर मत लगाओ, ये वैल्यू हमेशा किसकी कंसीडर होती है? प्लस की कंसीडर होती है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू कितने मीटर आ गई? 50 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ ए से लेके ई तक के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी? 50 मीटर बनेगी। अब मुझे ये बताओ ये 50 मीटर कैसे बना? ये बात आपकी समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी? लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई दिमाग में। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गई? तो सर एक बात बताओ, हमने तो ऐसे नहीं निकाला, हमने तो ऐसे निकाला है कि मैं ए से लेके सी तक के निकाल रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं सी से लेके ई तक के निकाल रहा हूँ, उसके बाद दोनों को क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी? निकलेगी। निकाल के बताओ। सबसे पहले क्या निकालोगे? ए बी सी की डिस्टेंस निकालोगे, डायरेक्ट वाली ये वाली। उसके बाद सी डी ई के निकालोगे, उसके बाद दोनों को जोड़ दोगे। तो भैया एक बात बताओ, सेम आएगी या अलग आएगी? अलग आएगी। तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी या फिर नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ज्यादा का मतलब तो कुछ नहीं, आप तो ये बताओ होगी या नहीं होगी? याद नहीं रखते हो आप लोग। मैंने आपसे ये बोला डायरेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जिसमें कोई भी मोड़ नहीं आएगा। आपको पता है ये वाली भुजा तो कितनी है? 10 है, और ये वाली भुजा कितनी है? 20 है। तो बताओ बराबर लंबाई होगी कि दोनों की? अभी डायग्राम में बराबर दिख रही है, लेकिन आपको पता है ये वाली भुजा डबल होगी किससे? इससे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ पे जाओगे, फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा,
तो बीच में बेंड आएगा कि नहीं आएगा? और बीच में जब बेंड आ गया तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगी जिसमें मोड़ नहीं आएगा। आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो ऐसे नाक की सीध में जाना है ऐसे, ठीक है ना? और क्या निकाल देनी है? डायरेक्ट डिस्टेंस इस तरीके से निकाल देनी है। अरे निकाल पाओगे या फिर नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये तुम्हारा डिस्टेंस वाला मामला भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है? फोटो खींच लो इसका फटाफट। इससे पहले वाले का ले लिया था क्या? ये आपके पास स्लाइड नंबर 1 थी, इसका ले लिया था। ये आपके पास स्लाइड नंबर 2 थी, इसका हो गया। और यहां तक तो मैंने करवा दिया था आपको, फर्स्ट क्लास में ही हो गई थी सारी चीजें। और उसके बाद ये आपके पास स्लाइड नंबर 3 है। हो गया, चलो। अब बात करते हैं, आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो बात कर लेते हैं। अरे क्वेश्चन समझो पहले। ओ रुक जाओ, बतौले वाले रुको, ठीक है ना? आप क्वेश्चन देखो। एक बंदा है, बंदे का नाम है रामू। रामू ने चलना स्टार्ट किया है मान लो साउथ में। आंसर देके बताओ। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह लेफ्ट घुमा है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद राइट घुमा है। इसका आंसर देके बताओ। फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा राइट घुमा है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद लेफ्ट घुमा है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद राइट घुमा है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा राइट घुमा है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद लेफ्ट घुमा है, और लास्ट में फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वह राइट घुमा है। आपसे ये पूछा है इतना सब कुछ घूमने के बाद उसका फेस किस डायरेक्शन में है? तुक्का मत लगाओ। नॉर्थ आ गया क्या? ठीक है, चलो एक और ऐड कर रहा हूं। फिर लास्ट में घुमा है लेफ्ट में। अब बताओ उसका फेस कहां पे? वेस्ट या ईस्ट? वेस्ट। चलो बात करते हैं एक बार। अरे आप लोग निकाल के बताओ। इनका आंसर इन्होंने तो पहले पढ़ रखा है, एक क्लास करवा दी थी मैंने, इसलिए आंसर आ गया इनका। तो आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, वो निकाल के बताओ आंसर कैसे आएगा। अच्छा चलो बात करें एक बार। चलो देखो, एक तरीका तो आपके पास क्वेश्चन करने का यह है कि आप इसका डायग्राम बनाओ, लेकिन आपको पता है डायग्राम बनाओगे तो टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा, ठीक है? हमें क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली देना है, तो डायरेक्टली कैसे दोगे? स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले आप ये देखो, पर्सन ने चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया? साउथ। एक बार लेफ्ट घुमा है, एक बार राइट घुमा है, तो मैंने अभी तो बताया था। एक बार लेफ्ट घूमेगा, एक बार राइट घूमेगा, डिफरेंस कितने का आएगा? जीरो को शामिल करो या फिर मत करो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि यदि आपको दो अपोजिट डायरेक्शन दे दी जाए, अपोजिट का मतलब लेफ्ट और राइट या फिर राइट और लेफ्ट, यदि दो अपोजिट डायरेक्शन आपको दे दी जाए तो उनको एक दूसरे से क्या कर दो? कैंसिल कर दो। या तो लेफ्ट से राइट को काट दो और या फिर राइट से, लेकिन ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन को ही काटना, कहीं लेफ्ट से लेफ्ट को उड़ा दो, नंबर भी उड़ जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है ना? तो या तो लेफ्ट से राइट को काट दो या फिर राइट से लेफ्ट को काट दो। राइट से कौन कट गया? लेफ्ट कट गया। राइट से कौन कट गया? लेफ्ट कट गया, ठीक है ना? फिर एक राइट से कौन कट गया? लेफ्ट कट गया। बताओ काटने पीटने के बाद हमारे पास बचा क्या है? राइट। अब मुझे बताओ कितना राइट बचा है आपके पास? एक राइट। मतलब मुझे फाइनली पर्सन को कितनी बार राइट घुमाना है?
एक बार राइट घुमाना है, लेकिन एक बार राइट कहाँ से घुमाओगे? उसके स्टार्टिंग फेज से। स्टार्टिंग में उसका फेस कहाँ पे था? साउथ में। एक बार राइट घुमाओगे तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। और एक बार राइट का मतलब कितना डिग्री घुमाओगे? 90 डिग्री। तो आपको पता है, एक बार राइट घुमाओगे और 90 डिग्री घुमाओगे तो उसका फेस कहाँ पे होगा? वेस्ट में। यही तो आंसर है। इतना सब कुछ घूमने के बाद उसका फेस कहाँ पे होगा? वेस्ट में होगा। भैया वेस्ट आंसर कैसे गया, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार कर लेना। यहाँ तक का कंसेप्ट तुम्हारा खत्म हो गया है। आगे की कंडीशंस के बारे में तब बात करेंगे